Hello everyone. Today we are going to learn how the factorization of polynomials is done. ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 9th CBSE के चैप्टर सेकंड विच इज़ पॉलिनोमियल्स में आपको मिलेगा और ये एक्सरसाइज 2.4 में आपको हेल्प करेगा ये टॉपिक. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इट कैन बी डन बाय यूजिंग टू मेथड्स. द फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड एंड द सेकंड वन इज फैक्टर थ्योरम. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ? अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c. यहाँ पर x क्या है? ये वेरिएबल्स हैं. ठीक है, a यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट है और यहाँ पर b x का कॉफिशिएंट है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, अब मिडिल टर्म यहां पर क्या हुआ? ये मिडिल टर्म कहलाता है. ठीक है, ये हमारे दोनों एक्सट्रीम साइड के टर्म्स हैं और ये मिडिल टर्म कहलाएगा. इसको स्प्लिट करना होता है. स्प्लिट करना होता है मतलब इसको इस तरह से तोड़ना होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैंने कोई इक्वेशन लेता हूं एग्जांपल के तौर पे x² + 2x - 3. ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी. तो इसमें जो x² का कॉफिशिएंट होगा यहाँ पर क्या है 1 और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो है -3. इनका प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ गया प्रोडक्ट? -3. अब हमें क्या करना है, -3 के क्या क्या फैक्टर्स, जो जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनको लिखेंगे. अब जैसे एक तो पॉसिबल फैक्टर यही हो गया 1 × -3. दूसरा क्या है +3 × -1. इससे भी हमें क्या मिलेगा? -3 मिलेंगे. तो इनके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर तो नहीं है. ठीक है, यही दो पॉसिबल फैक्टर्स हैं. तो अब हमें इसकी मदद से जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है. अब कैसे स्प्लिट करेंगे? पहले तो x² को और ये -3 को एज इट इज़ लिख देंगे. ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है केवल. तो 2x को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि ये इनमें जो ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 2x लाना है. ठीक है, और प्लस का 2x है. अगर मैं -3 और +1 लेता हूँ, ठीक है, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर? +2 चाहिए. ठीक, तो हम क्या लेंगे? प्लस का 3 और माइनस का 1. ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? प्लस का 3x और माइनस का 1x या फिर केवल x. ठीक है, अब इनको अगर आप ऐड करोगे 3x - x तो हमें क्या मिल जाएगा? 2x. और अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 3 और -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको -3 मिल जा रहा है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलना चाहिए x² का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए वही फैक्टर से. ठीक है, आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा ना, बचेगा क्या ब्रैकेट में? अब यहाँ से x कॉमन रहेगा तो अंदर x बचेगा और इसमें 3 बचेगा. इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? माइनस केवल कॉमन है इसमें, -1 कॉमन ले लिया और x + 3 बचा. तो ये क्या आ गया हमारा? x - 1 और x + 3. ये इसके फैक्टर्स हो गए. और जब हम इसको = 0 पुट करेंगे तो इसके जीरोस निकल के आ जाएंगे. उन वैल्यूज़ को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो इसका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम प्रोसीजर रहेगा. पहला स्टेप क्या था कि जो x² का कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट है 1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 9. इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आ गया? 9 आ गया. ठीक है, एक तो दो पॉसिबल फैक्टर्स इसके ये हो गए. और क्या हो सकता है? 3 × 3. ठीक, और कोई तो पॉसिबल फैक्टर नहीं है, यही है ना. अब इनकी मदद से हमें 10 लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, अब अगर हम 3 + 3 करेंगे वो तो 6 हो जाएगा, लेकिन 9 + 1 करेंगे तो 10 मिलेगा हमें. तो हमारी ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे 9x + x. ठीक है, इसको ऐड किया तो 10x मिल गया, मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 मिल रहा है. अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x, ब्रैकेट में बचेगा x + 9. इनमें कॉमन है +1, ब्रैकेट में x + 9. ठीक है, अब इसको साथ साथ लिख देना है x + 1 को, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको साथ में लिख देना है. तो ये फैक्टराइज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, 6 है. ठीक है, तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे. फर्स्ट स्टेप यही है हमारा. 6 × 5 करा, 30 आ गया. अब दूसरा स्टेप क्या है? जितने भी इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं 30 के वो बनाएंगे. अब मैं जैसे 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5, है ना. 6 को 2 × 3 लिख दिया और ये 5 ऐसे ही रहा.
30, ठीक है। अब 5 को भी मैं अगर इंटू 1 लिखना चाहूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फैक्टर्स हो गए, लेकिन देखते हैं ज़रा, इनको ऐड करके 17 आ रहा है, 6 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो 11 आएगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, ठीक है, 17 नहीं आया। और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं 30 के, 15 × 2, ठीक। क्या इन दोनों को ऐड करके 17 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो हम इनको लेंगे। 6x² + 15x + 2x + 5। अब कॉमन ध्यान से लीजिए, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को देखिए। 6 और 15 में क्या कॉमन है? 3। और इनमें देखिए वेरिएबल्स में x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा? केवल 5। ओके, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 लिख दूंगा मैं यहाँ पर ब्रैकेट में, 2x + 5। इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 3x + 1 एंड 2x + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 12 है, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। फर्स्ट स्टेप, 12 × 1 इज 12। सेकेंड स्टेप क्या है? हमें इसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3 और 1 को एज इट इज़, ये 12 आ गया, ठीक है। अब हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसको ऐड करके हमें क्या मिल जाए? 7 मिल जाए, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर 1 ना लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रहेगा। तो क्या 4 और 3 को ऐड करूँ तो 7 आ जाएगा? नहीं, 4 + 3 तो 7 होता है, यहाँ पर तो मुझे -7 चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या मैं -4 × -3 करूँगा तो +12 नहीं मिलेगा क्या? माइनस इंटू माइनस भी तो प्लस होता है, यहाँ पर भी मुझे +12 मिलेगा। तो ये दोनों भी तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, है ना। अब अगर आप -4 और -3 को ऐड करेंगे, -4 + -3, तो भी तो आपको -7 मिल जाएगा। तो यही दो हमारे फैक्टर्स हो गए। लिखिए यहाँ पर 12x² -4x -3x + 1 कॉमन लीजिए। 12 और 4 में कॉमन क्या आएगा? 4, और यहाँ पर x, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x -1, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? हमें ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में भी 3x -1 चाहिए, यहाँ पर -3x है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तभी तो ये माइनस का प्लस बनेगा ना। ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3x -1, ठीक है। इन दोनों में जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस को, ठीक है, इस प्लस में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हमें इसको प्लस बनाना है, तो माइनस यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे +1 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 4x -1 एंड 3x -1, ठीक है। ये हमने फैक्टराइज कर दिया इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट देखिए क्या आ गया? 2√2, ठीक है। रूट में वैल्यू आ गई और कांस्टेंट भी हमारा क्या है? √2। डरिएगा मत, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 × √2। अब √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से होती है तो 2 हो जाता है, ठीक है। √2 × √2 इज 2, और 2 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो ये 4 आ जाएगा। ओके, अब 4 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से कि हमें 5 मिल सके, है ना। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा, और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? 4 × 1 = 4, ठीक है। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, बस लिख दीजिए 4x + x + √2। अब यहाँ पर कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब भाई इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? चलो x तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन भाई 4 में और 2√2 में कॉमन क्या लूँ, है ना। कन्फ्यूजन है ना। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस करे उसमें ये देखा था कि जो कॉमन लेते हैं और उसके अंदर जो ब्रैकेट वाला पार्ट आता है वो दोनों जगह सेम आता है, ठीक है। तो पहले मैं ज़रा इसमें कॉमन लेता हूँ, x + √2 में। ये थोड़ा सिंपल है ना, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो +1 आएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + √2 बचेगा, ठीक है ना। अब इस वाले ब्रैकेट में जो आया है, यहाँ पर जो ब्रैकेट होगा उसमें भी वही आना चाहिए, तो मैंने पहले ही लिख दिया x + √2, है ना। अब इसके हिसाब से मैं लिखूंगा कि बाहर मैंने क्या कॉमन लिया होगा कि अंदर x + √2 बचेगा। अब 2√2 x² था यहाँ पर, लेकिन बचा है केवल x, तो मतलब बाहर क्या कॉमन लिया होगा? 2√2 तो पूरा आ गया, है ना, और एक x और बाहर कॉमन लिया होगा, तभी तो जब मैं 2√2 x की मल्टीप्लाई x से करूँगा तभी तो 2√2 x² मिला होगा। इसका मतलब है ये 2√2 x कॉमन लिया गया होगा, है ना। अब देख लीजिए 2√2 x की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 4x मिल जाएगा हमें। ओके, तो जो दोनों में सिंपलेस्ट होगा उसको पहले ले लीजिए। जैसे ये सिंपल था तो मैंने इसको कॉमन ले लिया।
चलिए अब फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम हमारा एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है। अगर आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है तो मेरी जो पिछली वीडियोस हैं मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं, वो जाके देखिएगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके पॉसिबल फैक्टर्स लिए जाते हैं। जैसे 6 है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, +6। तो +6 के अगर मैं पॉसिबल फैक्टर्स निकालूं तो क्या हो गया, 2 × 3 6 होता है, -2 × -3 भी +6 होता है, 6 × 1 भी 6 होता है, और -6 × -1 भी क्या होता है, 6 होता है। और कोई फैक्टर बचा नहीं ना? तो इसकी जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। कौन कौन से हैं? एक तो 2 हो गया, 1 से लिखता हूँ, ठीक है, 1 हो गया, -1 भी है। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा तो इस तरह से लिख दे रहा हूँ, +-1, वैसे ही +-2 एंड +-3, ठीक है। ये तो हमने पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लिए 6 के। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को पुट करके देखेंगे हम इस इक्वेशन में। कैसे पुट करेंगे? ये इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल है y वेरिएबल का, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, y² - 5y + 6, ठीक है। अब सबसे पहले ज़रा मैं पुट करके देखता हूँ +1, ठीक है। y की जगह मैं पुट करूँगा +1, 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस का 6, ये क्या मिला, 1 - 5 + 6, 6 + 1 = 7, 7 - 5 = 2। तो मुझे 0 नहीं मिला। इसका मतलब है ये हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमें +1 नहीं है, ठीक है। 6 का तो फैक्टर है लेकिन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। अगर ये फैक्टर होता तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता। अब ज़रा -1 पुट करके देखते हैं, +1 की जगह -1 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा इधर। यहाँ पर केवल चेंज हो जाएगा, -5 × -1 + 6, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ये तो सब ऐड हो रहा है तो रिमाइंडर तो बचेगा ही, ये 12 आ जाएगा। तो -1 भी नहीं है। अब +2 पुट करके देखते हैं, P(2), तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, -5 × 2 + 6, 4, -5 × 2 = 10, + 6, 6 + 4 = 10, 10 - 10 = 0। तो हमें यहाँ पर फैक्टर मिल गया क्या, +2, मतलब y हमें मिल गया 2, कि अगर हम 2 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। अगर मैं इसको 2 को इधर ले जाऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ y² - 5y + 6। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें आपको ये टर्म भी मिलेगा एक, ठीक है। फिर ऐसे ही जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो आपको पुट करनी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, जो दूसरी वैल्यू इसमें जो रिमाइंडर 0 देगी वो 3 होगी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पुट करके दिखा रहा हूँ, 3 वैल्यू आपको पुट कर रहा हूँ इसमें। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, तो ये क्या हो गया, 9, 5 3 = 15 और प्लस का 6, +9 + 6 15 मिला, और ये माइनस का 15, तो आ गया 0। तो दूसरा फैक्टर हमें क्या मिला, y = 3, इसको मैं 3 को इधर ले आऊँगा तो ये y - 3 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे 2 फैक्टर्स हो गए, y - 2, y - 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करते तो भी हमें ये फैक्टर्स मिलते, और फैक्टर थ्योरम से भी हमें ये फैक्टर मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हमें ये गिवन पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है, अगर उसमें लिखा हुआ कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे। अगर फैक्टर थ्योरम से लिखा हुआ है तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। ओके, वो ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू फैक्टर थ्योरम। लेकिन जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, मतलब जब आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी, ठीक है, यहाँ पर y की पावर 2 नहीं, y की पावर 3 होगी, तो आप हमेशा फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रा डिस्कस करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें आपको फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करेगा। वो क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके पॉसिबल फैक्टर्स हमें लिखने होते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स 1 के क्या हो गए, प्लस और -1, ठीक है ना। एक तो 1 × 1 करोगे तो हमें 1 मिलेगा, और -1 × -1 करोगे तो +1 बनेगा, ठीक। तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गए, प्लस और -1।
ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं इन दोनों में से है कौन सा फैक्टर। ठीक, पहले मैं +1 पुट करता हूँ, x की जगह 1 पुट करूँगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 स्क्वायर +1 +1, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 नहीं आया, मतलब +1 हमारा फैक्टर नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का। अब मैं -1 पुट करूँगा, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड +1, तो -1 का क्यूब -1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑड पावर आएगी तो माइनस साइन आएगा, अगर इवन पावर होगी तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, पावर इवन है तो +1 हो गया, ये -1 रहेगा +1। ठीक है, अब देखिए -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब -1 हमारा गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने लिख दिया x = -1। ठीक, अब ये इधर ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x + 1। अब आपको क्या करना है, x + 1 आपको मिल गया ना, फिर आपको क्या करना है, x + 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिवाइड आता होगा, वरना वो प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड किया है, वहाँ जाके सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर में डिफरेंस है 2 का, तो x² आ जाएगा। ठीक है, x की पावर और x³ की पावर में डिफरेंस कितना है, 2 का है ना, तो यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई होगी। अब इन दोनों टर्म्स को x² से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा x³ प्लस का x²। ठीक है, x की मल्टीप्लाई x² से तो x³, 1 की मल्टीप्लाई x² से तो x²। अब यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस का, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 आएगा, दोनों की पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिला क्या, कोफिशिएंट x² + 1 मिला। ठीक है, अब x² + 1 को हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर ये x² + 1 फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करोगे और पुट करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, और मिडिल टर्म तो इसमें अप्लाई हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, x + 1 मल्टीप्लाई बाय x² + 1। ठीक है, विल गिव यू द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक, अब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें एक्सरसाइज 2.4 को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।